हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसी का आज हम लोग पार्ट 2 लेके आए। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में बहुत मजे के साथ इस चैप्टर का शुरुआत किया था। जो नए साथी जुड़े हैं उसके लिए बता दें, हम लोग दोस्तों रिवीजन क्लास कर रहे हैं, क्रैश कोर्स कर रहे हैं, यानी कि शॉर्ट नोट्स। फटाफट ये चैप्टर आपका हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। आज का वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग आज इस वीडियो में कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। और आपको मालूम है कूलम्ब्स लॉ से कभी कभी 5 मार्क्स का पूछ लेता है और एक ना दो क्वेश्चन तो रहता ही आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। और जो भी प्लीज पार्ट 1 नहीं देखे तो प्लीज मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप उसको जाके देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा या फिर वो प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इसका जो पीडीएफ जो है वो आपको वेबसाइट पे मिलेगा, तनु क्लासेस, लेकिन वो कुछ दिन बाद मिलेगा, ठीक है। तनु क्लासेस नाम है वेबसाइट का। क्या नाम है? तनु क्लासेस, यानी कि जो चैनल का नाम है। चलिए एक बार हम लोग फटाफट देख लेते हैं हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद हम लोग चैप्टर को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों वैद्युत आवेश क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, 2 प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी पढ़ा था। उसके बाद कंडक्टर इंसुलेटर यानी कि चालक तथा विद्युत रोधी क्या है इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा था। फिर दोस्तों प्रेरण द्वारा आवेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, कैसे कैसे चार्ज होता है, बिना छुए कैसे करके चार्ज होता है, इन चीजों को हम लोगों ने बहुत डिटेल्स में उसमें समझा था, ठीक है, पार्ट 1 में। इसलिए नहीं देखे प्लीज जाके देख लीजिए। और आवेश का बीजीय योग वगैरह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और आज की वीडियो में हम लोग पार्ट 2 है, उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पढ़ा था पार्ट 1 में, ठीक है दोस्तों। और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कूलम का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में इससे पूछा क्वेश्चन जो है पूछा गया, ठीक है। तो चलिए कूलम से लोग को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को कॉपी कलम लेकर के बैठना है, इन चीजों को नोट करना है, क्योंकि हर बार बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो दोस्तों कूलम से होता क्या है पहले देखिए, आपको बताते हैं शुरू से। सबसे पहले दोस्तों 2 बिंदु आवेश लेते हैं, एक लेते हैं Q1 और एक लेते हैं Q2। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को जो है R लेते हैं। मतलब एक हम लोग Q1 लेते हैं चार्ज और एक लेते हैं Q2 चार्ज, ठीक है। एक 2 चार्ज ले लिए, एक ले लिए Q1 और एक ले लिए Q2। और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो क्या है दोस्तों? R। यहाँ पर आपका दिया हुआ R, ठीक है। इसी से कूलम्स लॉ जो है वो प्रूव होता है। तो 2 चार्ज ले लिए Q1 Q2 और इसके बीच का दूरी R दे दिए। अब हमको ये चीज समझ में आ गया। अब आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगेगा वह दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। अब आप लोग बोलेंगे कि ये बल कौन सा लगेगा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल सही बात है। देखिए Q1 यानी कि चार्ज हुआ, Q2 चार्ज हुआ। चार्ज दो प्रकार का नहीं होता है, या तो प्लस या तो माइनस, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अगर यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ पर बोले कौन सा फोर्स लगेगा? बिल्कुल एक दूसरे को धकेलेगा, मतलब रिपल्सन होगा, यानी कि एक दूसरे को धकेलेगा। ये सटेगा नहीं, अट्रैक्ट नहीं करेगा, आकर्षण नहीं करेगा, ये विकर्षण करेगा, यानी कि ये इधर जाएगा, ये आपका इधर जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ रही है? मैं आपको अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा पूरा, ठीक है। तो ये चार्ज जो है इसको इधर धकेलेगा, ये चार्ज इसको इधर धकेलेगा, अगर दोनों माइनस रहेगा तो। अगर दोनों प्लस रहेगा तो बिल्कुल सेम जो चार्ज है भाई, फिर से ये एक दूसरे को धकेलेगा, ये दोनों को अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक चार्ज प्लस आ जाए, एक माइनस आ जाए, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि एक दूसरे को खींचेगा, एक दूसरे को आकर्षण करेगा। ये जो आपको समझ में आ गया, तो यही बल है। एक या विकर्षण बल लग सकता है या फिर आकर्षण बल लग सकता है। तो यहाँ वही कह रहा है कि 2 बिंदुओं के बीच लगने वाला बल, यानी कि जो बल लगेगा, तो बल चाहे तो वो आकर्षण बल होगा या विकर्षण बल होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा? ये दो बिंदुओं के बीच जो बल लगेगा ये क्या होगा दोस्तों? आपका ये होगा, यहाँ पर लिखा हुआ आगे कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, अर्थात दोनों आवेशों के बीच की दूरी के बीच समानुपाती होता है। मतलब आप यहां पर समझिए कि ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, यानी कि जो बल होगा, वो क्या होगा? इन दोनों चार्ज के समानुपाती। मतलब ये Q1 गुना Q2, मान लेते हैं Q1 5 होगा, Q2 10 होगा, तो 10 5 50, 50 का समानुपाती होगा, ये समानुपाती, ठीक है। F क्या होगा? 50 का समानुपाती। F मतलब फोर्स। और वहीं पे दूसरा क्या लिखा है? व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा, मतलब 1/1 में आ जाएगा और नीचे में आ जाएगा आपका R, किसका? स्क्वायर का। R स्क्वायर का जो है यहाँ पर R स्क्वायर लिखा हुआ बीच की दूरी का, यानी कि बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो यही आपका तो लॉ है। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर वही चीज है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच का जो बल लगेगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, यानी कि एक Q1 एक Q2, ये दोनों का गुणनफल का क्या होगा? समानुपाती होगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, यानी कि R, उसका व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि उसका वर्ग का, यहाँ पर वर्ग छूट गया, ठीक है, उसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर का। अब यहाँ पर वही चीज हम लिखे हैं, यहाँ पर देख लीजिए, F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 का, और इनवर्सली यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती है 1/R स्क्वायर का। अब जब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को मिला लेंगे, तो क्या कुछ इस प्रकार बनेगा? F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था? Q1 Q2 का था, ठीक है। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका था? 1/R स्क्वायर का। क्या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। Q1 Q2 आपका ऊपर चले गया और R स्क्वायर जो है आपका नीचे आ गया, ठीक है। तो ये क्या इस प्रकार होगा? F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर का हम लोग इस प्रकार इसको ले सकते हैं, ये आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद Q1 Q2 ही रह जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का बना। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 गुना Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि Q1 गुना Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज तो हमको समझ में आ गया कि भाई Q1 Q2 और आर स्क्वायर यानी कि Q1 Q2 का समानुपाती होगा और आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये F यानी कि ये बल। अब इसको अगर यहाँ पर समानुपाती को हटाएंगे जब हम लोग, तो हर कोई जानता है, छोटा छोटा बच्चा जानता है कि जब भी हम लोग समान यानी कि कोई भी समानुपाती होता है उसको अगर हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जब हम लोग के जो है यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है जिसका मान होता है 1/4/ε0। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये समानुपाती को जब हटाए, यानी कि पहले कैसे था आपका F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर का, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा कांस्टेंट यानी कि K हो गया, फिर जो Q1 Q2 था उसको वैसे ही रहने देंगे, बटा आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ले देंगे। अब ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट, ये जो हो गया वो कांस्टेंट। ये कहां से आया, ये समानुपाती हटाए इसीलिए आया, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया। तो जहां पर K जो है वो एक कांस्टेंट है और जिसका मान होता है क्या, 1/4/ε0। क्या मान होता है, 1/K बराबर होता है 1/4πε0। एप्सिलॉन, इसको कैसे पढ़ते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है। तो जिसमें E जो है यानी कि एप्सिलॉन जो है वो माध्यम की विद्युतशीलता है। क्या, माध्यम की विद्युतशीलता। और निर्वात की विद्युतशीलता को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट से और प्रकट करते हैं। और ये एक सार्वत्रिक नियतांक है जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। इसको प्लीज याद रखेंगे आप लोग, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा गया है, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका जो है एप्सिलॉन नॉट का मान है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए K के जगह जो है 1/4πε0 रख दिए, तो देखिए फॉर्मूला जो है कुछ इस प्रकार निकला, F = 1/4πε0 यानी कि 1/4πε0 गुना Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये आपका निकल गया फॉर्मूला, ये आपका हो गया कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ को आप चाहे तो यहां तक भी लिख सकते हैं या फिर आप यहां तक लिख सकते हैं, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना मार्क्स मिलेगा। 5 मार्क्स का जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आपको डेरिवेशन करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज दोबारा बैक करके देख लीजिए, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कूलम्स लॉ तो हम लोग भाई प्रूव कर दिए। अब देखिए कूलम्स लॉ की कुछ सीमाएं होती है, कुछ लिमिटेशन होती है, यानी कि वो हर जगह वैलिड नहीं होता है। कोई भी लॉ है वो हर जगह वैलिड नहीं होता है, ठीक है। क्लास 11 में पढ़े होंगे न्यूटन का जो 3 लॉ है एक जगह वो फेल हो जाता है। जानते हैं कहां पर, जब आप लोग जब गाड़ी चलता है, कार चलता है, तो चलती ही भी गाड़ी में जो एक्सेलरेशन निकालना होता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो क्लास 11 में पढ़े होंगे उसको मालूम होगा ये चीज। तो मैं चलिए जब क्लास 11 पढ़ाऊंगा तब फिर आप लोग तो नहीं रहेंगे, जो भी बच्चा आएगा उसको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग इतना समझिए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ देखते हैं, ठीक है। चलिए, कूलम के नियम की सीमाएं। कूलम का नियम केवल 2 बिंदु आवेशों के बीच ही मान्य होता है, मतलब कूलम लॉ इज वैलिड ओनली बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, यानी कि कूलम्स लॉ जो है वो Q1 और Q2 सिर्फ 2 ही चार्ज के बीच वैलिड है, 2 ही चार्ज के बीच मान्य है। 3 चार्ज अगर लेके आ जाएंगे तो कूलम्स लॉ जो है वो काम नहीं करेगा, वहां वो फेल हो जाएगा। पहला बात ये है। दूसरा लिमिटेशन, कूलम का नियम तभी मान्य होता है जब बिंदु आवेश विराम अवस्था में होता है, यानी कि कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड व्हेन पॉइंट चार्ज एट बी रेस्ट। मतलब कूलम्स लॉ तभी ये करेगा, यानी कि अप्लाई होगा जब ये दोनों चार्ज, एक Q1 और Q2 चार्ज, वो विराम अवस्था में रहे, यानी कि रुकी हुई रहे। चलती में ये कभी काम नहीं करेगा। Q2 को हमेशा Q1 Q2 यानी कि चार्ज को हमेशा रुक करके रहना पड़ेगा, तभी कूलम्स लॉ काम करेगा। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कूलम का जो नियम है वो तभी मान्य होता है जब दोनों बिंदु आवेशों के बीच, यानी कि एक Q1 हो गया और एक Q2 हो गया, ये दोनों बिंदु आवेशों के बीच का जो दूरी है वो 10⁻⁻15 सेंटीमीटर हो, तभी जो है ये आपका काम करेगा, मतलब कि कूलम्स लॉ। ये चीज आपको समझना कि VBI ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, पर VBI लिखा हुआ है। तो कूलम का नियम जो है यहाँ पर मैंने 3 चीज बता दिया। सबसे पहले भाई छोटे चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, ये चार्ज जो है वो विराम अवस्था में होना चाहिए, यानी कि रेस्ट में होना चाहिए। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि दूरी जो है 10⁻⁻15 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज है लिमिटेशन के लिए। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में जो है आपको ये पूछ दिया जाता है और पार्ट नंबर में पूछेगा तो आपको सारा चीज लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कूलम के नियम के कुछ गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले ये कंजर्वेटिव होती है, मतलब इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ये प्रकृति में रूढ़िवादी होती है, कंजर्वेटिव होती है। देखिए एग्जाम में अगर आप इंग्लिश हिंदी को साथ में लिखेंगे तो 100% आपको मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश करें कि आप लोग इंग्लिश और हिंदी को साथ में लिखिए, इससे एग्जामिनर जो चेक करता है उसको भी बहुत मजा आता है और दोस्तों आपको मार्क्स भी फुल मिलेगा अगर हिंदी इंग्लिश को सेम करके लिखेंगे तो, ठीक है। आपको डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कूलम के नियम का गुण सबसे पहला यह प्रकृति में रूढ़िवादी होते हैं, यानी कि इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। दूसरा, यह माध्यम निर्भर बल होता
होता है, मतलब ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है, ठीक है, मीडियम पर, माध्यम पर ये डिपेंड करता है। तीसरा, ये विद्युत बल के सुपरपोजिशन के सिद्धांत का पालन करता है। अब सुपरपोजिशन के सिद्धांत क्या है उसको हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो आपके टॉपिक के बाहर है। वैसे बहुत कोई पढ़ा भी देता है, लेकिन हम लोग क्योंकि क्रैश कोर्स कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं बताएंगे। लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि ये विद्युत बल के सुपरपोजिशन के सिद्धांत का पालन करता है। ये चीज उम्मीद करता हूं आपको कूलम्ब्स लॉ के बारे में बहुत मजे के साथ समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज ये कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं। वीडियो अभी एंड नहीं हो रही है, अभी बहुत कुछ बताएंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में भी फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। बहुत मजे के साथ इन सभी फॉर्मूला को ड्राइव किया था, आपका कैसे कैसे आया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र वगैरह सब कुछ देखा था। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इसका गुणधर्म, रेखा का गुणधर्म कैसे कैसे एक दूसरे को प्रकर्षित करता है, कैसे कैसे काटता है, सारा चीज को समांतर चलता है, कभी बंद लूप नहीं बनाता है विद्युत रेखा, ये सारा चीज को मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में, इसलिए प्लीज जाकर के देख लीजिए पार्ट 1 अगर नहीं देखे तो, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर एक पहले हम लोग क्या पढ़े, कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिए। अब ये वीवीआई है दोस्तों, लगभग बार पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, तो इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी सतह से लंबवत दिशा में पास होने वाली कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही उस सतह का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि किसी सतह से लंबवत मतलब 90 डिग्री, ये चीज को ध्यान रखेंगे, यही एक सिर्फ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो किसी सतह से अगर लंबवत दिशा में पास होने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस सतह का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसे हम लोग फाई से सूचित करते हैं। एक बार और बोल देते हैं कि भाई एक लंबवत दिशा होना चाहिए, यानी कि डायरेक्शन जो है वो लंबा होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, और कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, सतह का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिगर आप लोग देख लीजिए, ये जो है 90 डिग्री पर। आप बोलेंगे कैसे 90 डिग्री पर है सर, आप ये जरूर बोलेंगे कैसे, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा। हाँ देखिए, वैद्युत फ्लक्स जो है वो 90 डिग्री पर कैसे है मैं आपको बता रहा हूं। ये जो है इसके अंदर से जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इस आकृति को ऐसे करके बनाऊं, जैसे कि मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं बनाने की, अगर ऐसे करके बनाऊं तो ये 90 डिग्री जो है ना, 90 डिग्री बाहर निकल रहा है, बाहर मतलब बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का यहाँ पर फिगर बनाया हुआ, आप लोग समझ लीजिए 3D करके कि यहाँ पर ये 90 डिग्री बाहर निकल रहा है। जैसे कि मान लेते एक फेस है, ये कोई फेस है, ठीक है, ये फेस है, तो बीच से सीधा निकलेगा, बीच से सीधा, तो सीधा जो निकलेगा वो 90 डिग्री होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये लाइन खींचा हुआ है, ठीक है। तो किसी सतह से लंबवत दिशा में, आप लोग को डेफिनेशन याद रखना, फिगर ऐसे ही बना देंगे चलेगा। तो किसी सतह से लंबवत दिशा में पास होने वाले कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही उस सतह का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसे हम लोग फाई से सूचित करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब विद्युत फ्लक्स के जो है 2 प्रकार के होते हैं भाई, ये तो विद्युत फ्लक्स के बारे में समझ गया, शॉर्ट क्वेश्चन में हो गया। अब ये 2 प्रकार के होता है, एक धनात्मक विद्युत फ्लक्स यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दूसरा होता है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब धनात्मक और ऋणात्मक से आपको आधा डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब क्या होता है थोड़ा सा डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। देखिए, धनात्मक विद्युत फ्लक्स में विद्युत बल रेखाएं अपसारित होती है। अपसारित और अभिसारित क्या होता है, ये चीज को भी अभी समझ में आ जाएगा, पहले आप यहाँ पर देखिए। तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स जो है वो धनात्मक विद्युत फ्लक्स में विद्युत बल रेखाएं जो है वो अपसारित होती है, अर्थात किसी सतह से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही होती है, उस स्थिति में विद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। ये चीज आपको समझ में। अब दूसरा पहले देखिए, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स में विद्युत बल रेखाएं अभिसारित होती है, अर्थात इस स्थिति में विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही होती है। अब अंदर और बाहर से ही आपको अभिसारित और अपसारित का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखिए, बाहर जा रहा है, जैसे मान लेते हैं गोला है, ये क्या है, सूर्य मान लेते हैं, सूर्य यहाँ पर बनाते हैं, ये है आपका सन, ये क्या है, सन है। अब सन से अगर कोई लाइट बाहर जाएगा तो आप बताइए वो फैलेगा या सिकुड़ेगा। बिल्कुल ऑब्वियसली बात है भाई, फैलेगा मतलब अपसारित होगा। तो अपसारित का मतलब क्या हो गया, फैलना, ठीक है। अपसारित का मतलब क्या हो गया, फैलना। अगर आपको डिटेल्स में और अच्छे से अगर बताएं, यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए क्या होता है, अपसारी का मतलब सिंपली यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ भाई कि धनात्मक विद्युत फ्लक्स में विद्युत बल रेखाएं अपसारित होती है, मतलब फैलना, अर्थात किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही होती है। अब आप बताइए, सूर्य से अगर रोशनी बाहर आएगा तो वो क्या होगा, फैलेगा मतलब वो दूर दूर जाएगा, तो एक प्रकार क्या हुआ, अपसारित हुआ यानी कि फैला, तो बाहर की ओर जा रही होती है। इस स्थिति को हम लोग विद्युत फ्लक्स का धनात्मक कहते हैं। और ऋणात्मक क्या होगा, उसका बिल्कुल ऑपोजिट। ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स में विद्युत बल रेखाएं जो है वो अभिसारित होती है, यानी कि एक पॉइंट पर जमा होती है, एक पॉइंट पर जो है, जैसे कि मान लेते हैं किसी लाइट आ रहा था, कोई लाइट का रोशनी आ रहा था, ठीक है, कोई लाइट का रोशनी आ रहा था, जब हम यहाँ पर एक लेंस लगाए तो ये लाइट जो है एक जगह जो है सिकुड़ने लगा इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इस पॉइंट पर सारा लाइट आगे केंद्रित हो गया, एक जगह मिल गया, तो इसी को कहेंगे क्या, अभिसारित, ठीक है। अर्थात इस स्थिति में विद्युत बल रेखाएं जो है वो अंदर की ओर
आ रही होती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक। अब ये जो है एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्लक्स के बारे में, वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो वैद्युत फ्लक्स जो है वो अदिश राशि होती है और इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की नहीं बल्कि सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है। मतलब जो भी अदिश राशि हो यानी कि स्केलर क्वांटिटी हो, स्केलर क्वांटिटी उसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो जो भी स्केलर क्वांटिटी हो उसको कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होता, कोई दिशा नहीं होता, ठीक है, सिर्फ उसको परिमाण होता है यानी कि सिर्फ वैल्यू होता है। समझ में आ गया? फॉर्मूला देख लीजिए विद्युत फ्लक्स का, इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। जब गॉस लॉ पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत मजे के साथ इस चीज को फ्लक्स को रिलेट करेंगे गॉस लॉ से, बहुत मजा आएगा। लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझिए। तो फाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई? ई ए कॉस थीटा। ई क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र। ए जो है ये हो गया आपका एरिया यानी कि आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर। आर मतलब क्या हो गया भाई? जैसे कि ये यहाँ पर वर्ग है, ठीक है, तो एक ये भुजा ले लिए, एक ये भुजा ले लिए, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया जो है आपका निकल जाएगा। तो यही यहाँ पर एरिया है और ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और कॉस थीटा जो है वो ई और ए के बीच का जो एंगल बनता है उसी को कॉस थीटा से डिनोट करते हैं। यहाँ पर मैंने ई का फॉर्मूला भी लिख दिया है, ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जिसको हम लोग बराबर F/Q0 लिखते हैं, F/Q लिखते हैं, क्योंकि इन्हें मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था यानी कि पार्ट 1 में इसी चैप्टर का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई ई का जो फॉर्मूला है वो सिंपली 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर होता है और 1/4πε0 को जो है हम लोग F लिख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर जब इसको ये करेंगे, आप सॉल्व करेंगे इस चीज को, तो F/Q निकलता है ई बराबर। तो ये दोनों चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिलहाल फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गया। अब आगे देखिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड का हिंदी जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है, मैंने आपको बताया। अब वैद्युत फ्लक्स का मान जो है वैद्युत तीव्रता एवं सदिश राशि का अदिश गुणनफल के बराबर होता है। मतलब एक वैद्युत तीव्रता हो गया ई और क्षेत्रफल हो गया ए, इन दोनों के बीच के गुना का जो है बराबर होता है आपका फाई यानी कि वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पर फाई बराबर ई ए cos थीटा फॉर्मूला भी लिख दिया गया, ठीक है दोस्तों। अब आगे अगर देखेंगे जहां पर फाई जो है थीटा जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया थीटा जो है, ये थीटा ये क्या है? ई और ए के बीच का एंगल है। तो वही चीज आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहां पर थीटा जो है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है टाइम यानी कि टाइपिंग करने में टाइम कुछ ज्यादा ही लग रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं जो मेरा नोट्स है उसी से आपको पढ़ाया जाए। मैंने जो नोट्स बनाया कॉपी में लिख करके आपको बताया जाए ताकि चीजें आपको जल्दी समझ में आए। क्योंकि दोस्तों वीडियो ऑलरेडी 3 दिन पहले वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए थे, 2 दिन के बाद आज अपलोड कर रहे हैं, तो बहुत टाइम लग रहा था ये टाइपिंग करने में। तो सोचे कि नहीं कोई चीज जो है आपको डायरेक्ट बता देते हैं, वैसे समझ में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको मजा भी आएगा। तो देखिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर फाई का जो फॉर्मूला होता है भाई वैद्युत फ्लक्स का वो क्या होता है? ई ए, याद रखिएगा, ई ए cos थीटा या फिर ई ए, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए थीटा जो होता है वो क्या होता है? ई और ए के बीच के कोण होता है, ई और ए के बीच का कोण होता है थीटा। अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है? यानी कि फ्लक्स का, यानी कि वैद्युत फ्लक्स का जो एसआई यूनिट है क्या होता है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा दोस्तों? इसका फॉर्मूला लिखा ई, इसका फॉर्मूला क्या लिखा? ई, उसके बाद ए। तो ए का हम लोग जानते हैं मीटर स्क्वायर होता है। ए का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, क्योंकि ए बराबर होता है आपका आर स्क्वायर। ए बराबर क्या होता है? आर स्क्वायर। तो आर यानी कि कोई भी दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? मीटर से, तो मीटर स्क्वायर हो गया। और हम लोग एन बाटा सी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जानते हैं, हम लोग क्या फॉर्मूला लिखे थे? F/Q लिखे थे, लिखे थे ना। अभी मैं आपको पूरा चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी हम लोग लिखे थे ई बराबर F/Q, तो F बराबर क्या हो गया? एन, और Q बराबर यानी कि कूलम, चार्ज का क्या होता है? कूलम, तो न्यूटन बटा कूलम। तो ये न्यूटन पर कूलम जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है, तो यहाँ पर हो गया न्यूटन बटा कूलम यानी कि F/Q, और मीटर स्क्वायर जो है आर स्क्वायर की जगह लग गया। चीज समझ में आ गई? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर C-1। तीनों तरीके से लिख सकते हैं। एक तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा सी, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे जैसे भी आपको लिखना है तीनों तरीके से लिख सकते हैं। और यही जो है ऐसा यूनिट है, ऑब्जेक्टिव में आपको तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। ये चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो विमाएय है यानी कि डायमेंशन है वो क्या है? ml3 माइनस, ये क्या है पहले यहाँ पर देख लीजिए, m1l3 t-3 इसको निकालने का शॉर्टकट तरीका हम आपको बताते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, देखिए हर चीज का शॉर्टकट होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो आपको शॉर्टकट बताते हैं, प्लीज इसको आप दिमाग में रखेंगे ताकि फिजिक्स से हम लोग जितना भी पढ़ने वाले हैं सब चीज आपके दिमाग में घुस जाएगा। आप यहां पर समझिए, देखिए कोई भी बल का जो है डायमेंशन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायमेंशन क्या होता है? विमा होता है, यानी कि उसको हम लोग को MLTI और एक होता है, उन आई को कभी कभी हम लोग ए भी लिखते हैं, ध्यान रखिएगा ए भी, ठीक है। तो ये चारों के फॉर्म में हम लोगों को सभी चीज को दर्शाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, सबसे पहले डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि विमा निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे किसी भी चीज का, जिसका भी डायमेंशन निकालने के लिए बोलेगा। तो हम लोग फॉर्मूला अभी तुरंत पढ़े भाई, क्या होता है फॉर्मूला?
ई डॉट ए होता है। अब भाई ए बराबर एरिया हुआ, ए बराबर क्या हो गया एरिया, ए बराबर क्या हो गया आपका एरिया। अब एरिया का हम लोग जानते हैं क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है। अब मीटर स्क्वायर के बारे में और एक चीज जानते हैं कि भाई इसको एल स्क्वायर भी दे देंगे हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर जब आप विमाय में यानी कि डायमेंशन में लेके आएंगे तो इसको एल स्क्वायर लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर एरिया का कोई अगर डायमेंशन निकालने के लिए बोले, एरिया का सिर्फ निकालने के लिए बोले, तो आपका एरिया का जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा क्या m0 L2 उसके बाद हो जाएगा T0, क्योंकि जो कुछ नहीं रहता तो वहां पर जीरो लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ L है तो L की जगह 2 लिख दिए, बाकी M की जगह 0 लिख दिए, T की जगह 0 लिख दिए, और यही सही तरीका है आपको ये डिनोट करने का। ठीक है, तो ये एरिया का हम लोग लिख लिए, एरिया का हो गया, इजी चीज हो गया। अब है यहाँ पर आपका E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है। अब यहाँ पर ई बराबर में आ जाएंगे, ई बराबर में आ गए। यहाँ पर एरिया का हम लोग क्या लिख दिए दोस्तों, एरिया का हम लोग निकाल दिए m0 L2। यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ पर एरिया का जो हम लोग लिखे थे वो लिखे थे m0 L2 उसके बाद T0, ये लिख देते हैं अपना एरिया का, ये निकले थे एरिया का। ठीक है, एरिया का विमाय निकल गया था, डायमेंशन निकल गया था। अब हम लोग निकालते हैं ई का, क्योंकि दो फॉर्मूला होता है। फाई का फॉर्मूला क्या होता है ई ए, फाई का फॉर्मूला क्या था ई है, तो ए का निकाल दिया, अब ई का निकलना है। ई का निकालने के लिए हम लोग जानते हैं इसका जो शॉर्टकट हम लोग निकाले थे एफ बाटा क्यू निकाले थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एफ बाटा क्यू यहाँ पर फॉर्मूला निकाले थे। अब हम लोग जानते हैं एफ का, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि एफ का जो होता है कोई भी यानी कि बल का जो होता है ml3 ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, ये दोनों का मिलाकर के होता है। मैं इस चीज को और अच्छे से आपको अगर समझाऊं तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए, ध्यान से इस चीज को देखिए, आपको कोई भी डायमेंशन निकालने में दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग एफ का डायमेंशन निकालने के लिए याद कर लेंगे, रट लेंगे, तो दोस्तों दुनिया में जो भी डायमेंशन आ जाए आप आराम से निकाल सकते हैं, अगर एफ का आपको याद हो जाएगा तो। बाकी सब चीज का निकाल सकते हैं, क्योंकि हर जगह कोई भी फॉर्मूला बनता है वो सिर्फ एफ से रिलेटेड बनता है, कोई भी फॉर्मूला। ठीक है, तो इस चीज को प्लीज आज ध्यान में रखिए और आपको बहुत मजा आएगा समझने में। ठीक है, तो देखिए आपको जो है रट लेना है, किसका रट लेना दोस्तों, ये डायमेंशन फोर्स का, यानी कि विमाय किसका रट लेना है फोर्स का। तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है दोस्तों, आपको आज दिमाग में रट लेना है ये चीज को, m1 L1 T-2, ये हो जाता है आपका फोर्स का। क्या हो जाता है m1 L1 T-2, ये आपका हो जाता है फोर्स का। ये चीज को आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। ठीक है, ये चीज को दिमाग में रखेंगे तो दोस्तों कोई भी बड़ा से बड़ा ये आ जाए आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये आपका फोर्स का लिख दिए, ए का निकल गया। अब यहाँ पर ये एफ का निकल गया, ये एफ का निकल गया। अब हमको क्यू का निकालना है। अब क्यू बराबर चार्ज होता है, और चार्ज का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। ये भी चीज आपको निकालने के लिए हम आपको बता देते हैं, ताकि आपको ट्रिक जो होता है, जो बैड ट्रिक होता है, वो चीज आपको निकालने के लिए सीख जाए। ठीक है, और हर चीज कोई भी विमान निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पहले आना चाहिए, फॉर्मूला आएगा तभी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट प्लीज आप लोग ध्यान देंगे, ये बार बार बैक क्यों हो जा रहा है। तो देखिए आपको एक चीज और समझना है कि एफ बराबर यहाँ पर ये निकाल दिए। अब देखिए चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले चार्ज का फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई टी। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, और आई हो गया आपका एक टी हो गया। अब आई टी का जो होता है फॉर्मूला, वो डायमेंशन जो होता है वो आई टी ही होता है। साइड में हम लोग को क्या लगा देना, m0 लगा देना, L0 लगा देना। ये आपका बेस्ट फॉर्म होता है। इसी चीज को हम लोग को सही से ऐसे करके लिखना है, m0 L0 T उसके बाद आई। ये निकल गया आपका किसका दोस्तों, ये निकल गया आपका चार्ज का। चार्ज का विमाय यानी कि डायमेंशन ये निकल गया। फोर्स का डायमेंशन आपका ये निकला हुआ है। अब यहाँ पर चार्ज का डायमेंशन को बैठा देते हैं। चार्ज का डायमेंशन क्या निकला था, m0 निकला था। ठीक है, m0 निकला था, L0 निकला था, उसके बाद T1 निकला था, उसके बाद I जो है 1 निकला था। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 0 है, 0 ऊपर जाएगा तो ये 0 ही रहेगा। ठीक है, और L ऊपर जाएगा तो ये भी 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 है। 1 में 0 अगर माइनस होगा तो 0। अब T1 है तो ऊपर जाएगा तो ये -1 होगा, क्योंकि कोई भी चीज को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, 0 को अगर 1 से घटाएंगे, 1 से अगर 0 को घटाएंगे तो ये क्या होगा, 1 ही तो होगा। अगर यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको घटाएंगे, ये भी तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों कोई काम करें। अब ये T है, T को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो एक और घट जाएगा, और I को ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी I जो है वो माइनस में हो जाएगा। तब इसको अगर सही फॉर्म में लिखेंगे तो आपका लिखा गया m1, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, m1 L1 T, एक -2 था और एक नीचे से ऊपर गया तो -3 हो गया, T -3। उसके बाद I जो है ऊपर चले गया तो I -1। तो कुछ इस प्रकार का निकल गया आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। ये किसका डायमेंशन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का डायमेंशन जो है निकल गया आपका क्या, m1 L1 T -3 I -1। बस आपको क्या दिमाग में रखना पड़ेगा, सिर्फ दिमाग में रखना पड़ेगा फोर्स का। फोर्स का क्या होता है, m1 L1 T -2। वीडियो थोड़ा लंबी बन रही है, बट अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप पूरा डायमेंशन, फिजिक्स का
कोई भी डायमेंशन कोई भी विमा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन सिर्फ याद रखना आपको m1 l1 t-2, ये चीज अगर ध्यान में रखेंगे तो कोई भी निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी निकाल दिया, आपको एरिया का भी निकाल दिया, आपको Q बराबर यहां पर निकाल दिया, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं IT फॉर्मूला होता है m0 l0 ti। अब सभी चीज को एक जगह हम लोग को ड्राइव करना है। अब पहले मैं कलर को चेंज कर देता हूं ताकि चीजें आपको समझ में आए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला होता है फाई बराबर, वो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, E ठीक है। तो E बराबर हम लोगों ने क्या निकाला, E बराबर हम लोगों ने निकाला m1 l1 t-3 i-1 ये निकाले। और एरिया बराबर क्या निकाले थे, तो एरिया बराबर निकाले थे, इसको गुना कर दीजिए m0 l2 t0। अब यहां पर ये 0 है, यहां पर ये 1 है, तो 1 और 0 जुड़ेगा, नीचे था तो वो नीचे से ऊपर जाता था माइनस होता था। अब यहाँ 1 और 0 है, तो ये देखिए गुना में क्या होता है, गुना में अगर कभी भी आप जोड़ेंगे तो पावर जो होता है ना, पावर वो क्या होता है, जुड़ता है। गुना में यहाँ 0 से गुना करके 0 नहीं होगा। देखिए m पे पावर n, ये केमिस्ट्री में आपका एक कॉन्सेप्ट आएगा गुना, n पे पावर m। तो यहाँ पर क्या होगा, आप लोग क्या सोचते हैं कि ये n और m जो है वो ये हो जाएगा, नहीं, n और m जो है वो जुड़ेगा, ये कुछ इस प्रकार होगा m गुना n, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका m प्लस n, ठीक है। ये रियल में बेसिक फॉर्मूला होता है। अगर m पे पावर n रहे, n पे पावर m रहे तो n और m जो है वो जुड़ जाता है, और नीचे वाला जो m यानी कि बेस जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार होगा, m और m वो तो गुना होगा, लेकिन ऊपर वाला जो है वो क्या हो जाएगा, जुड़ा जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल गया आपका, m निकल गया 1, क्योंकि 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा। अब l यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो l पर एक 1 जुड़ेगा और एक 2 जुड़ेगा, तो इधर 2 है इधर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अब यहाँ पर t-3 है, यहाँ पर t 0 है, तो यहाँ पर t-3 है और यहाँ पर 0 है, तो -3 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, -3 रहेगा। अब i यहाँ पर -1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर -1 रहेगा। तो क्या निकल गया आपका m1 l3 t-3 i-1। तो यहाँ पर देखिए क्या वही चीज निकला हुआ है, m1 l3 t-3 i-1। यहाँ पर आप लोग आराम से देख सकते हैं भाई, डायमेंशन जो है मैंने आपको निकालने के लिए सिखा दिया। प्लीज इस वीडियो को प्लीज थोड़ा सा पीछे करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा डायमेंशन निकलने। थोड़ा बिजर बिजर हो गया, लेकिन आपको प्लीज मैं गारंटी देता हूं समझ में आ गया। नहीं आया कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि ये चीज जो है डायमेंशन 2-3 क्वेश्चन तो रहता ही आपका डायमेंशन का आपके बोर्ड एग्जाम में। चीज आया आपको समझ में आएगी, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी निकाल दिए, एरिया वेक्टर का भी निकाल दिए, चार्ज का भी निकाल दिए, ठीक है। और वैद्युत फ्लक्स जो है वो अदिश राशि होती है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। चीजें जो है आपको क्लियर होनी चाहिए, बस इतना मैं चाहता हूं। अब एक स्पेशल केस है, देखिए कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन कोई ज्यादा बार नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देखिए जब अगर थीटा अगर 0 डिग्री रहे, थीटा कौन सा थीटा, यही थीटा, E A cos थीटा, E A cos थीटा, पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं। फाई बराबर, मैं कलर को चेंज किया तो कलर चेंज क्यों नहीं हुआ, फाई बराबर हो गया आपका क्या, E A cos थीटा, ठीक है। तो ये थीटा का भी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जब अगर थीटा 0 हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे, तो देखिए थीटा E A cos थीटा फॉर्मूला था, थीटा की जगह हम लोग रख दिए 0, तो cos थीटा cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो फाई बराबर हो गया E A गुना 1 बराबर E A, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो फाई का फॉर्मूला निकल गया E A, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E A, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर केस निकल लिया। और इस केस में क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 90 डिग्री का सरफेस से, यानी कि सतह से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए, थीटा अगर 90 डिग्री रहे तो बिल्कुल cos थीटा की जगह हम लोग 90 डिग्री का मान रख देंगे। तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, तो इस समय जो है यानी कि समांतर हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, ये समांतर हो जाता है। पहले क्या हो जाता था 90 डिग्री, लेकिन अब समांतर। क्यों, देखिए फाई बराबर E A cos थीटा होता है, थीटा की जगह हम लोग 90 डिग्री रखा, और cos 90 डिग्री का मान होता है 0, और E A गुना 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। जब 0 हो जाएगा तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पैरेलल। वहीं पे अगर 90 डिग्री रहता तो ये हो जाता आपका 90 डिग्री हो जाता, और ये 0 डिग्री रहेगा तो ये हो जाएगा पैरेलल। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। एरिया वेक्टर को ए से डिनोट करते हैं, यानी कि ए को क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बोलते हैं E को। चीजें आपको समझ में आ गई, मुझे लगता है बहुत क्लियर हो गया होगा। ए बराबर फॉर्मूला भी आप आराम से दे सकते हैं, R स्क्वायर L स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया है कि L स्क्वायर की जगह इस तरीके से आप जो है डायमेंशन यानी कि विमाएं लिख सकते हैं, और E का फॉर्मूला, E का डायमेंशन जो है यहाँ पर निकाला हुआ है, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, ठीक है। F बटा Q है, F का हम लोग जानते हैं क्या होता है, ml t-2। F का क्या होता है, ml t-2। फोर्स का क्या होता है, m1 l1 t-2। याद रखेंगे, फोर्स का सब निकल जाएगा। Q का होता है it। जब यहाँ पर अगर ऐसे करेंगे, m हो गया, यहाँ पर l हो गया, और t-2 ऊपर में था, एक ऊपर से
नीचे से ऊपर गया तो ऊपर में जाके माइनस ही हो जाएगा, -3 हो जाएगा, आई भी जाके माइनस होगा, तो ये निकल गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का Mn(T-3 I-1). ये चीज आपको मुझे लगता है आप क्लियर हो गई होगी। चलिए अब विद्युत आवेश का वितरण पढ़ते, पहले वीडियो देख रहे थे कितनी लंबी बनी है। चलिए थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं विद्युत आवेश का वितरण, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है गॉस लॉ के बारे में पढ़े, इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में दोस्तों? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका गॉस थ्योरम के बारे में, गॉस थ्योरम इट्स एप्लीकेशन। तो इस चीज को हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, बहुत छोटा ही चीज है, कोई बड़ा चीज नहीं है, फटाफट हम लोग कंप्लीट कर देंगे, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। बस आप लोग शुरू से लेके आखिर तक बनते रहिए। देखिए विद्युत आवेश का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज को जो बांटने का तरीका है वो 3 तरीका है। एक है रैखिक चार्ज यानी कि लाइन में अगर बांटेंगे, या फिर कोई रिंग ले लेंगे तो रिंग के चारों तरफ। दूसरा है सतह चार्ज यानी कि कोई सतह में, कोई एरिया ले लेंगे तो एरिया में फैलाएंगे। और दूसरा आयतन, आयतन मतलब क्या, पूरे अंदर, डब्बा बाहर हट जाए, जैसे एक 3D वाला डब्बा ले लेंगे, एक 3D वाला डब्बा ले लेंगे तो चारों तरफ फैलाएंगे तो उसको बोलते हैं आयतन चार्ज वितरण यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चार्ज की जगह आवेश भी दे सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। आपको मैंने बताया कि इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्सचर करके लिखेंगे, आपको मार्क्स ज्यादा मिलेगा। तो विद्युत आवेश वितरण का 3 तरीका होता है, एक रैखिक, एक सतह, एक आयतन। अब सबसे पहले रैखिक समझते हैं, फिर सतह, फिर आयतन समझेंगे, सब चीज को एक चीज करके देखेंगे। देखिए सबसे पहले है रैखिक चार्ज वितरण, क्या होता है समझिए। जब विद्युत आवेश को चालक की सीधी या वक्र रेखा पर वितरित किया जाता है तो विद्युत आवेश के वितरण के इस तरीके को रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। When electric charge is distributing along the line state or curve of the conductor, then this way of distribution of electric charge is called as linear charge distribution। तो देखिए डेफिनेशन आपको समझ ले रहा है, मैंने आपको बता दिया कि अगर हम लोग कोई भी चार्ज को अगर लाइन के द्वारा दर्शाएंगे, जैसे यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ ये लाइन में हो गया, या फिर कोई रिंग ले लेंगे, रिंग मतलब जो अंगूठी हम लोग पहनते हैं तो उसके बीच में क्या होता है, खोखला होता है, और चारों तरफ एक रिंग की तरफ बिछा देते हैं, इसको चारों तरफ रिंग में बिछा देते हैं। ये और रिंग जो है वो खोखला होता है, ठीक है। चारों तरफ बिछा देंगे चार्ज को उसके रिंग में, यानी कि रिंग में चलेगा, तो वो आपका जो है रैखिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसको जो डिनोट करते हैं वो लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है रैखिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिनोट करते हैं? लैम्डा से करते हैं। ये चीज को ध्यान रखेंगे। लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? Q, टोटल चार्ज अपॉन L। प्लीज आप लोग फॉर्मूला याद रखेंगे। टोटल चार्ज कितना है? Q है भाई। Q चार्ज को हम लोगों ने यहाँ पर पूरा विस्तृत किया यानी कि बांटा, और एरिया यानी कि ये लेंथ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लेंथ की। एरिया की, ये लंबाई की, यहाँ पर भी ये लंबाई की, तो Q बाटा L, ये हो गया आपका फॉर्मूला। सबसे पहले डिनोट करते हैं लैम्डा से, और बाटा हो जाएगा Q बराबर QL, Q बाटा L, ठीक है। L जो है वो लेंथ हो गया, Q जो है वो चार्ज हो गया। डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो Q का डायमेंशन जानते हैं क्या होता है? IT होता है। I की जगह A भी लिख सकते हैं, I या फिर A, दोनों एक ही चीज होता है, तो कोई भी चीज लिख दीजिए। और L जो है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो गया क्या? L-1। इसको आप एक और चीज लिख सकते हैं, M0 भी कर सकते हैं। तो M0 L-1 T1, T तो क्योंकि चार्ज है तो ऊपर ही रहेगा A1। आपको चीजें समझ में आ रही है? ये जो है स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि होती है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया। अगर डायमेंशन निकालेंगे थोड़ा सा और बताए तो देखिए लैम्डा बराबर क्या दिया हुआ था? Q बटा L था। Q बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? IT होता है, और L बराबर L ही होता है, ठीक है। अब IT ऊपर में तो IT को IT ही रहने देंगे, L जाकर के क्या हो जाएगा? ऊपर माइनस हो जाएगा, तो L-1 I1 T1 इस तरीके से हो जाएगा। तो उसी तरह का यहाँ पर लिखा हुआ चीजें आपको समझ में आ रही है। अब सतह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस मतलब क्या हो गया? सतह। यदि विद्युत क्षेत्र आवेश को चालक की सतह पर वितरित किया जाता है यानी कि बांटा जाता है आवेश को, इस विधि को पृष्ठ आवेश वितरण कहा जाता है, ठीक है। इफ इलेक्ट्रिक चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर देन दिस वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझिए ये कोई वर्ग है, ये क्या है? कोई वर्ग है, और इसमें एरिया जो है निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? R² निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। अभी यहाँ पर हम 3D की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर सिर्फ लंबाई की बात कर रहे थे, यहाँ पर सिर्फ लंबाई की बात कर रहे थे। ये लंबाई, ये रिंग वाला लंबाई, ठीक है। अगर मान लेते रस्सी है तो रस्सी को सीधा करेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा ना, उस तरह की बात करते हैं। अब यहाँ पर एरिया में आ गए, यानी कि पूरे डब्बा में एरिया में, जैसे कि ये बिछा हुआ है, ये जैसे कि हम लोग सोते हैं जिसमें वो बेड है, तो वो क्या हो गया? उसमें बिछा रहे हैं अभी। तो ये एक प्रकार का वर्ग ले सकते हैं, या फिर एक प्रकार का स्फीयर ले सकते हैं। तो स्फीयर के चारों तरफ, तो ये हो गया आपका क्या? सतह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि यदि विद्युत आवेश को चालक के सतह पर वितरित करेंगे, यानी कि सतह पर, सरफेस पर, तो आवेश का जो वितरण है, इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश की इस वितरण की विधि को क्या बोलते हैं दोस्तों? पृष्ठ आवेश वितरण यानी कि सतह चार्ज वितरण, ठीक है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको चीजें समझ में आनी चाहिए सिर्फ, ठीक है। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। देखिए सतह को सिग्मा से, यानी कि सरफेस यानी कि सतह को हम लोग करते हैं सिग्मा से। लैम्डा लेंथ को करते हैं लैम्डा से। लेंथ बराबर लैम्डा, लेंथ बराबर लैम्डा, लेंथ बराबर लैम्डा, लेंथ बराबर लैम्डा, और सभी स्केलर क्वांटिटी होता है, सभी स्केलर क्वांटिटी होता है। अब लैम्डा बराबर लैम्डा होता है, लेंथ बराबर लैम्डा, तो यहाँ पर Q बटा L फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर हो गया सतह बराबर हो गया सरफेस यानी कि सिग्मा, सतह बराबर हो गया सिग्मा, तो सिग्मा बराबर एरिया यानी कि सतह जो है एरिया, तो यहाँ पर Q बटा R फॉर्मूला हो गया, जैसे कि दे सकते हैं Q बटा A, ठीक है। वहां पर क्या था? Q बटा L, क्योंकि यहाँ पर लंबाई की बात हो रही थी, यहाँ पर एरिया की बात हो रही थी, तो यहाँ पर Q बटा
ए हो गया, ठीक है, ए मतलब एरिया, और इसको सिग्मा, तो सिग्मा सरफेस को सिग्मा, सतह को सिग्मा से डिनोट करते हैं, इस तरीके से याद रखेंगे। अब बात करते हैं इसका यहाँ पर डायमेंशन का, तो डायमेंशन जो है वो कैसे निकालेंगे, तो क्यू का हम लोग जानते हैं T1 A1 होता है, और नीचे में ए है तो ए बराबर डबल एल बराबर L2, ऊपर में जाके हो जाएगा L-2, तो ये निकल गया, और ये भी अदिश राशि होती है। चीजें आपको समझ में आ रही है। अब देखिए आयतन चार्ज वितरण यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, पूरे डब्बे के अंदर बाहर हर जगह। तो यदि आवेश को चालक के आयतन पर वितरित किया जाता है तो इस प्रकार के आवेश के वितरण को आयतन आवेश वितरण कहा जाता है। मतलब आयतन आवेश वितरण किसे बोलते हैं, जैसे कोई 3D ले लेते हैं, 3D यानी कि ये इस प्रकार का, ये जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, वीडियो थोड़ा लंबी बन रही है बट आप लोग समझिए, ये 3D हो गया। अब यहाँ पर चारों तरफ फैला गया है, अंदर भी बाहर भी इधर उधर हर जगह, स्फीयर क्या हो गया, 3D हो गया, ये कुछ इस प्रकार का हुआ 3D मतलब चारों तरफ से कवर किया हुआ। एक फुटबॉल ले लीजिए, फुटबॉल के अंदर भी फुटबॉल के बाहर ही, पहले वाले जो हम काम किए तो सिर्फ रेखा में किए थे, रेखा में यानी कि रिंग में लेके अंदर में खोखला था। फिर जब एरिया में किए, एरिया में सिर्फ एरिया में, ठीक है, लेकिन अब अंदर बाहर हर जगह, तो इसको स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो यदि विद्युत आवेश को चालक के आयतन पर वितरित किया जाए यानी कि बांटा जाए, तो इस प्रकार के आवेश के वितरण को यानी कि बांटने के तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन आवेश वितरण। इसको डिनोट कैसे करते हैं दोस्तों, तो इसको डिनोट करने का जो सिंपल सा लॉजिक है वो है आपका रॉ। आयतन को कैसे करते हैं, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रॉ से, जैसे कि आप देख सकते हैं रॉ को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे करके, रॉ से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रॉ। कैसे पढ़ते हैं, रॉ, ठीक है, रॉ का सिंपली इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं टोटल चार्ज यहाँ पर है, और यहाँ पर वॉल्यूम का बात हो रही है तो यहाँ पर भी का बात हो रही होगी, ठीक है। तो क्यू हो गया वहां पर ऊपर में, नीचे में वॉल्यूम है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ गुना लेंथ यानी कि लंबाई गुना लंबाई, तो लंबाई गुना लंबाई बराबर L3, ठीक है। तो जब L3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L-3, तो L-3 आपका निकल गया, और Q का हम लोग जानते हैं T1 A1 होता है, तो Q1 T1 और A1 निकल गया। तो डायमेंशन आपको समझ में आ गया, L-3 T1 A1, और ये भी स्केलर क्वांटिटी होता है। फॉर्मूला जो है आपको समझ में आ गया, फॉर्मूला होता है Q/V, ठीक है, Q/V जो है इसका फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों आयतन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया यानी कि सतह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और आपको रैखिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि रैखिक आवेश डिस्ट्रीब्यूशन वितरण आपको समझ में आ गया। तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक पॉइंट पूछा जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, वो करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल का, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, ठीक है। ये आपका क्या था, पार्ट 2 था, थोड़ा सा वीडियो इसलिए लंबा बन गया क्योंकि आप लोगों को वैद्युत फलक समझाने में, एक डायमेंशन वगैरह समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है। तो पार्ट 3 में हम लोग विद्युत ध्रुवीय के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका जो है नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा सीधा आपका आ जाएगा गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम कोशिश करेंगे उस लेक्चर में पूरा खत्म करने का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट नंबर का गॉस थ्योरम भी पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आज सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं बार बार नहीं बोलता, वीडियो में एक भी बार नहीं बोला हूं, बस प्लीज आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आप लोग को लगा है सच में कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, अगर दोस्तों आपको सच में लगा कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, आपको कुछ मिल रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, एक छोटा सा कमेंट जरूर करेंगे कि आपको कैसा लगा, कोई डाउट हो प्लीज बताएंगे, और अपने दोस्तों को एक बार शेयर जरूर कर देंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत बच्चे परेशान है। इंग्लिश मीडियम वाले को बच्चों को भी शेयर करेंगे क्योंकि वो भी समझ सकते हैं आराम से, मैं इंग्लिश का भी बहुत ज्यादा यूज किया हूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, समय इधर उधर बर्बाद मत कीजिए, मजे के साथ पढ़िए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।